8 से 10 जून 2025 के बीच यूक्रेन ने रशिया के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल अटैक का सामना किया। एक ऐसा मोमेंट जो न सिर्फ बैटलफील्ड पर बल्कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी रेजोनेंस क्रिएट करता है। 8-9 जून 2025 की रात यूक्रेन पर रशिया ने एक बहुत बड़ा एयर अटैक किया, अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला सिंस 2022 जब से वॉर शुरू हुई थी। यूक्रेन ने बताया कि रशिया ने लगभग 479 सही ड्रोन्स और कुछ मिसाइल लॉन्च की, मोस्टली सेंट्रल और वेस्टर्न यूक्रेन के रीजन में। लेकिन गुड न्यूज ये थी कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो वेस्टर्न कंट्रीज के रडार और फाइटर जेट से सपोर्ट हो रहे थे उनमें से ज्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल को गिरा दिया। यूक्रेन का कहना है कि 460 ड्रोन्स और 19 मिसाइल को शूट डाउन किया गया, यानी सिर्फ लगभग 10 ही एनिमी वेपन्स टारगेट तक पहुंच पाए। कुछ जगह छोटी मोटी डैमेज हुई, आग वगैरह लगी और एक आदमी को हल्की सी चोट आई, लेकिन ओवरऑल मेजर डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ। लेकिन अगली सुबह 10 जून को फिर से मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए कीव और ओडिशा पर, लेकिन इस बार कुछ सिविलियंस मारे गए, इंक्लूडिंग कम से कम 2 ओडिशा में, और एक मैटरनिटी हॉस्पिटल भी डैमेज हुआ, जो कि काफी डिस्टर्बिंग था। ये सब उस टाइम पे हुआ जब रशिया और यूक्रेन के बीच एक प्रिजनर्स एक्सचेंज चल रहा था और पीस टॉक भी रुक गए थे। इसे देखकर ये लग रहा है ये वॉर अभी भी काफी इंटेंसिव और वॉयलेंट है, इवन तो डिप्लोमेसी की कोशिश चल रही है। रशिया ने वेस्टर्न कंट्रीज को इस बार स्पेशल टारगेट बनाया, स्पेशली डुबनो एयरफील्ड जो पोलैंड के बॉर्डर के पास है। रूटर्स जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग डुबनो एयरफील्ड इस रेड का मेन टारगेट था। डुबनो एयरफील्ड इस रेड का मेन टारगेट क्यों था? क्योंकि अगर रशिया उस बेस को डैमेज करता तो यूक्रेन के नाटो सप्लाइड एयर फोर्सेस का यूज मुश्किल हो सकता था। ये बेस यूक्रेन के फाइटर जेट्स और ऑपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नाटो की हेल्प के बाद। जब रशियन ड्रोन नाटो के एरिया के पास पहुंच गए तो पोलैंड ने तुरंत अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए, यानी हवा में भेज दिए, ताकि वो अपनी एयर स्पेस को प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन नाटो ने डायरेक्ट फाइट में हिस्सा नहीं लिया, बस उन्होंने अपनी एयर डिफेंस और स्ट्रॉन्ग कर दी ताकि फ्यूचर में आने वाली थ्रेट से रेडी रहा जा सके। इस बड़े ड्रोन मिसाइल अटैक के बाद किसी भी फॉरेन कंट्री के ट्रूप्स डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए, लेकिन पड़ोसी देशों ने सेफ्टी स्टेप जरूर लिए। पोलैंड ने कंफर्म किया कि उन्होंने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए जब रशियन ड्रोन नाटो एयर स्पेस के पास आ गए थे। ये सिर्फ मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन के लिए था, और नाटो और यूरोप के सभी कंट्री ने इस अटैक को स्ट्रांगली कंडेम किया और बोला कि ये एक डेंजरस एस्केलेशन है, और उन्होंने यूक्रेन की सोवरेनिटी का दोबारा सपोर्ट भी किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तुरंत इंटरनेशनल हेल्प के लिए अपील की। उन्होंने ओपनली बोला, वी नीड एक्शन फ्रॉम अमेरिका एंड एक्शन फ्रॉम यूरोप टू स्टॉप रशिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई इस इश्यू पर, लेकिन रशिया ने रेजोल्यूशन वीटो कर दिया, जिसका मतलब है कोई फॉर्मल एक्शन यूएन पर पास नहीं हो सकता। लेकिन ओवरऑल इस अटैक के बाद रीजन में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ गई और यूक्रेन के साथ वेस्टर्न सपोर्ट और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। वेस्टर्न कंट्रीज ने प्रॉमिस किया और मिलिट्री और ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को देते रहेंगे। एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट ये थी कि यूक्रेन ने क्लेम किया कि रशिया ने 10 जून के अटैक में नॉर्थ कोरिया के बनाए हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच एक डेंजरस मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़ रही है। ये मिसाइल्स इंटरनेशनल सैंक्शंस का वॉयलेशन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के वेपन्स एक्सपोर्ट पर रोक लगी हुई है। ये दिखाता है कि रशिया अब इतना डेस्परेट हो गया है कि वो बैंड कंट्री से भी वेपन्स ले रहा है, और इस बात ने काफी ज्यादा अलार्म क्रिएट किया। यूक्रेन ने कहा कि इससे ये साबित होता है कि रशिया काफी ज्यादा वीक हो गया है, और वेस्टर्न कंट्रीज ने वार्न भी किया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रशिया और नॉर्थ कोरिया पर दोनों पर हैवी सैंक्शंस लग सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की वॉर अब यूरोप तक ही लिमिटेड नहीं रही, अब नॉर्थ कोरिया जैसे दूर के कंट्रीज भी किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इससे ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी रिस्क क्रिएट हो रहा है।